हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए, और जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसके 2 लेक्चर हो चुके थे। बेसिकली आपका कंसेप्चुअल जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट था उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के अंदर अपनी एंट्री ले ली थी, और वहां पर मैंने आपको एक्सचेंज डिफरेंस का पहला ही एग्जांपल करके से दिखाया था कि भाई देखो, एक्सचेंज डिफरेंस के केस में आपको कितना कैपिटलाइजेशन करने का राइट है, कितनी आपके पास परमिशन है, उस बात की हमने कैलकुलेशन सीखी थी। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर देखी। अभी फिर वापस से एक बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी रिलेवेंट दोस्त हैं आप सारे सारे दोस्तों को इसको शेयर करना है, और इसको बेल आइकन को भी दबाना है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ पहुंचे। अभी फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, सारा के सारा कंटेंट जो मुझे लगता है एग्जाम ओरिएंटेड, हाईली ओरिएंटेड है, जो बेसिकली यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड नहीं के कराया जाता है लोगों के द्वारा, या मैं कहूँ तो वो कंटेंट जो रियलिटी में एक बार में समझ में आ जाए, एक बेहतरीन तरीके से लिटरेचर भी कवर हो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कवर हो, ऐसा कंटेंट जो कोई कवर नहीं कराता, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ हद तक उस बात को लेकर के आपका जो है, मैं आपकी जो कुछ चीजों को पूरा कर सकूं। ठीक है। अभी अभी बेसिकली जो चल रहा है, जो मैंने स्टार्ट किया है, मैंने हर कंसेप्ट को वहीं पर लिटरेचर के साथ समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि सर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, तो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के आप मैसेज करें। जो भी डाउट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उस डेफिनेटली उस बात को वहां पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बाकी आपके पास नंबर मेरा दिख रखा होगा, नहीं दिख रहा फिर वापस से लिखिएगा 9001276236। जाकर डायरेक्टली मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज करने के बाद भी आपको वहां पर भी रिप्लाई मिल सकता है। प्लीज पहले कॉल ना करें, पहले मैसेज करें, इस बात का बेहद ध्यान रखें। आपके लिए सबसे अभी जो इंपॉर्टेंट है, मैं भी कह रहा हूं, इसके बाद जो स्टार्ट करने वाला हूं वो करूंगा ग्रुप अकाउंटिंग, जिसमें आपका कंसोलिडेशन कॉम्बिनेशन है, जॉइंट वेंचर एसोसिएशन की अकाउंटिंग है, इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है 32 109 107 इंडे से, इनकी मैं चर्चा डेफिनेटली करने वाला हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि वहीं पर जो मैं लिटरेचर समझा रहा हूँ उसका इमीडिएटली एग्जांपल देकर के उस बात को वही खत्म कर दूं, जिससे आप प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो कंसेप्ट की क्लियरिटी होने के बाद। उसके बावजूद भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई दिक्कत है, तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे रखा है, आप उस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा। देन उसके बाद वहां पर आप अपना क्वेश्चन जो है उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, या क्वेश्चन नंबर जहां भी आपका स्टडी में रेफरेंस है उसको आप कैरी कीजिएगा, और देन उसके बाद मुझे फॉरवर्ड करके मुझे बताइए कि उसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है। अभी एक बार कंसेप्ट प्लस उसका इमीडिएटली एग्जांपल, कोशिश कर रहा हूँ कि 100% आपकी क्लियरिटी दिमाग में जा रही होगी। जैसे ही आपका ग्रुप काउंटिंग का टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद जो मिसलिनियस स्टैंडर्ड है, जो बहुत एक फ्रिक्वेंटली आते हैं, उनकी हम बात करेंगे। देन उसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज, अभी कुछ टाइम के बाद एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट होने वाला हो। एमसीक्यू सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आपको एमसीक्यू रटाऊंगा, जो मैंने स्टैंडर्ड कराए उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्रिएट हो सकते हैं, उन एमसीक्यू को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली उसके आंसर भी लाएंगे, चाहे आपका स्टडी मेट का हो, आरटीपी का हो, एमटीपी का हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, एमसीक्यू है तो हम डेफिनेटली उनको चर्चा का विषय बनाएंगे। और यदि आपके दिमाग में कोई ऐसा स्टैंड, जो मेरे स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना जो मैं स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यदि जो स्टैंडर्ड मैं नहीं पढ़ा रहा और वो मुझे आप भेजोगे, तो डेफिनेटली मुझे पहले उसका लिटरेचर बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, देन उसके बाद मैं उसका आपको आंसर देने की कोशिश कर पाऊंगा। ठीक है ना? चलिए, आपके सामने आप आएगा, और आपके सामने नीचे एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को ही मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। इलस्ट्रेशन 1 आपका यहां तक था, और इलस्ट्रेशन नंबर 2 को मैंने यहां तक थोड़ा बढ़ा दिया है। और यहां पर मैंने इसको बताओ क्या कर दिया है इसका बेटा, मैंने बोला है कि आगे के केस के अंदर आपके पास जो दे रखा है, आपके पास जो दे रखा है क्या, आगे की एक्सचेंज रेट वो हो जाती 58। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपकी मुझे बताओ, यहां से लेकर के यहां तक, प्रैक्टिकली सिनेरियो की बात कर रहा हूं बेटा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। ठीक है ना? ध्यान से देखो, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर बन कराया था, ये बात आप बेहतरीन तरीके से अच्छे से जानते हो, मुझे उम्मीद है कि आपको बात अब तक समझ में आई होगी। अब देखो, मुझे बताओ यहां पर था आपका, बताओ क्या, यहां थी आपकी 60 या 65 हो गई, ₹5 का आपने एक्सचेंज डिफरेंस का जो खर्चा था, कुछ को कैपिटलाइज कर दिया और कुछ को आपने पीएल डाल दिया। बोलो हाँ या ना? अब समस्या ये है कि ये खर्चा आगे जाकर के ₹2 का कम हो गया, क्योंकि आपने बोला कि 65 तक हो गया, अब वापस से क्या हो गया, 58 58 हो गया, यानी कि कहूं तो मैं आपके डिफरेंस वजह से
आपने यहां पर 5 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड किया था, बोलो हाँ या ना? खर्चा रिकॉर्ड किया था। अब यहां पर आपको कितने का बताओ, 65 से 58 हो गया, तो 7 रुपीज का फायदा हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ आना? यानी कि ट्रांजेक्शन एक ही है, एक्सचेंज डिफरेंस एक ही रहने वाला है। मैं कहूं तो एक्चुअल खर्चा तो यहां से लेकर के यहां तक, जब सेटलमेंट तक जो हुआ है वही तो एक्सचेंज डिफरेंस होता है। अब बेसिकली देखा जाए तो एक्सचेंज डिफरेंस 60 रुपए से 58 का हो गया। अल्टीमेटली 5 रुपए का, 2 रुपए का फायदा होना चाहिए आपके लिए, बोलो। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से 2 रुपए का फायदा रिकॉर्ड होना चाहिए, जबकि आपने 5 रुपए खर्चा रिकॉर्ड कर चुके हो। जबकि आपका यहाँ कंसेप्ट बोल रहा है कि भैया 60 रुपए से आज बताओ कितनी हो गई, टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 2 रुपए का फेवरेबल, बोलो हाँ या ना? 2 रुपए का फेवरेबल आ गया, तो आपको तो 2 रुपए का एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड करना चाहिए था। जबकि आपने तो पहले साल के एंड में ही 5 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। तो मुझे बताओ, जो खर्चा पहले रिकॉर्ड कर चुके हो, जो खर्चा पहले रिकॉर्ड कर चुके हो 5 रुपए का, क्या वो कैंसिलेशन अब नहीं होना चाहिए? क्योंकि आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया 5 का, जबकि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही कि 60 से 58 का हो गया, 2 का फायदा हो गया। तो मैं ऐसा कह दूं, 5 रुपए तो पहले कैंसिल होंगे आपके। तो मुझे बताओ, 2 रुपए का फायदा है, 5 का पहले कैंसिलेशन, 2 का फायदा, टोटल 7 रुपए का फायदा रिकॉर्ड कर लूं। इसका मतलब ये हुआ 5 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, 2 रुपए का ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में फायदा रह जाएगा, बोलो हाँ और ना? क्लियर है? यहां तक समझ में नहीं आया पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी हो सकता है कि चीजें आपको इतनी बेहतर यहां समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये चीजें अब आपको आगे और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए। क्या कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? यानी कि मैं कहूं, जिस दिन सेटलमेंट कर रहे हो, क्योंकि अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो एक्सचेंज डिफरेंस का जो आपका जो खर्चा है वो रिकॉर्ड नहीं करोगे। यानी मैं कहूं तो आपकी जेब से नहीं गया है। जेब से क्या 5 रुपए चले गए? आंसर नहीं, 5 रुपए नहीं गए बेटा, क्योंकि आपने अभी इस 20,000 यूएसडी का पेमेंट नहीं किया है। जब 20,000 यूएसडी का पेमेंट कर देते तो 65 रुपए जाते, तो 5 का नुकसान होता, बोलो हाँ है ना? अभी पेमेंट नहीं किया, मान लो यहां पर आप सेटलमेंट कर रहे हो, तो मुझे बताओ अब आपकी जेब में कितना आना चाहिए? 2 रुपए का एक्चुअल में फायदा हो गया, बोलो। एक्चुअल आपका एक्सचेंज डिफरेंस का फायदा हो गया, बोलो यस और नो? जबकि आप तो पहले ही एक नोशनल 5 रुपए का खर्चा रिकॉर्ड कर चुके हो। स्टैंडर्ड बोलता है कि जो खर्चा रिकॉर्ड कर चुके हो अब उसको कैंसिल करो, क्योंकि घटना अब एक्चुअल हो गई है। आपने पहले नोशनल बेस पर रिकॉर्ड किया था, अब एक्चुअल है, तो एक्चुअल को क्या करोगे यहाँ पर, कंसीडर करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ तक इसी बात की चर्चा मैं अब आपको आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका आधा क्वेश्चन तो क्लियर वही रहने वाला है जो पहले वाला है। तो मुझे बताओ, आपके अकाउंटिंग क्या करोगे? चले हम लोग इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से, टाइम दे रहा हूं मैं आपके लिए 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट से इसको बेटा नोट करो एक बार, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा कर पाएंगे इसको। चलिए, चले हमें आगे, यहां से आगे चलो। चलिए, आधा क्वेश्चन हमारा वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने पहले किया था। तो मुझे बताओ, अब हम पहले अकाउंटिंग करेंगे कब की, बताओ। लिखिए सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एट 31/3/2022। पहले साल की ही बात करेंगे हम अभी। तो देखिए, पहले क्या करेंगे बताओ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल बोरोइंग कॉस्ट, टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड। ये इसमें कुछ एक्चुअल होगी, कुछ नोशनल होगी। तो देखो, आपका यहां पर लिखा हुआ, बताओ क्या,
इंटरेस्ट पेड कितना करोगे बताओ आप? इंटरेस्ट पेड करोगे 20,000 USD है, मल्टीप्लाई बाई है 4%, कितना है बताओ? 4% पर है, और इनटू है आपके सामने मेरे, मुझे कैलकुलेटर चाहिएगा और मुझे देखना पड़ेगा कैलकुलेटर है या नहीं यहाँ पर। एक मीटर को पहले से नोट करूं। 4% है और रेट की प्राइस चल रही है आज 65। प्लस आपको पता है टोटल एक्सचेंज डिफरेंस भी है, 5 रुपए का है। 5 रुपए का 20,000 USD है, तो बताओ कितने का? 1 लाख रुपए का टोटल हो गए। मुझे फटाफट से कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, एक बार आप कैलकुलेट। चलिए, तो कितना है? 20,000 का है 4%, इंटू है 65 का, 1,30,000 आ रहा है। 52,000, तो हो गया 152। 152। हाँ ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक देखनी मुझे। आइए, बी, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। बताओ, ये आपने निकाला था टोटल इंटरेस्ट पेड, पेबल इन फंक्शनल करेंसी। यदि यही पैसा आप इंडिया में या जिस करेंसी में इंटरेस्ट पेबल है ना, आप यदि यही पैसा अपनी लोकल कंट्री से ले रहे होते तो आप कितना पे करते? तो बोला कि 20,000 USD था, मल्टीप्लाई 60 का चल रहा है, इतने का बनता लोन और इस पर ब्याज लगता आपका, ऊपर रेट होगी बेटा कितनी है? 12%। तो कितना हो गया बताओ? 20,000 हो गया 60, 12 लाख का लोन होता, 12, 144 का।
इसमें से लेस लेस इंटरेस्ट पेड इन फॉरेन करेंसी, कितना पे कर दिया बताओ आपने? 52,000 का। तो बताओ कितने का कैपिटलाइजेशन मिल सकता है आपको? ये है मैक्सिमम, मैक्सिमम परमिट। स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। बताना कि भैया टोटल कितना बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर पाऊंगा। दो पॉइंट थे इसमें। इंटरेस्ट पेड 52,000 का, प्लस एक्सचेंज डिफरेंस, बताओ कितना कर सकते हो आप? 92,000 का। हाँ, 92,000 का। टोटल कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 144। 144 है क्या? हाँ, 144। डी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू पीएल। टोटल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड कितना हुआ था बताओ? पहले पहले निकाला था आपने। 152। 152,000 लेस बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज 144, 8,000 ट्रांसफर टू पेल। ये हम पहले केस में भी कर चुके थे, याद है आपको? इतना तक का कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके थे। बस हमें थोड़ी सी अब आगे की बात बढ़ानी थी कि भैया आगे इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, तो यहां तक का काम तो हम पहले भी कर चुके थे, बस थोड़ा सा उसको अब हमें क्या करना, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और आइए उसमें क्या है, चलिए अब आपको बढ़ाना है क्या बताओ? यहां पर लिखोगे पॉइंट नंबर 2, अमाउंट कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एज ऑन 31/3/2023। क्योंकि 2022 तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कत है। अब थोड़े से मेरे पार्ट को आप एनालिसिस करके देखना, थोड़े से पार्ट को थोड़ा सा एनालिसिस करना। ये था आपका 1/4/21, ये था 31/3/22, और ये था 31/3/23। एक प्रैक्टिकल बात सोचना मेरे बच्चे, यहां पर था 1 USD इज इक्वल टू रुपीज था, बताओ कितना? 60 का। 1 USD इज इक्वल टू रुपीज था यहां पर 65, और 1 USD इज इक्वल टू रुपीज था 58 का। बड़े ध्यान सुनना मेरी बात बेटा। आपने मुझे बताओ एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब क्या है? गुरुजी हमने $20,000 लिए थे, यूएसडी लिया था एट द रेट, एट द रेट 60 के हिसाब से, बोलो हाँ है ना? अब आज यदि इसका हम पेमेंट करें, आज हम इसका पेमेंट करें, पेमेंट ऑफ किसका बताओ? लोन का पेमेंट करें, तो हमें इसको देने पड़ेंगे 58। बोलो यस और नो, बोलो ना। तो मुझे बताओ ये $20,000 तुमने उधार लिए थे, इसकी वजह से आपको फायदा हुआ है नुकसान हुआ एक्सचेंज का? गुरुजी 60 इससे लिए थे, 58 देने पड़ रहे हैं, हमें हो गया गेन। बोलो यस और नो। गेन ऑफ रुपीज 2 पर यूएसडी, बोलो यस और नो। आपको मैं कहूं तो 20,000 यूएसडी, एक यूएसडी 2 रुपए का फायदा, टोटल 4
40,000 रुपए का आपको फायदा हो गया, यस और नो? मुझे मुझे बस इतनी सी बात बता दो पहले तो, क्योंकि इसके बाद बात को मैं आगे बढ़ाने वाला हूं। बोलो हाँ है ना? क्लियर है? ये इफेक्ट नेट है, मैं मान लो, मैं मान रहा हूं कि आज आपको लोन का पेमेंट करना पड़ जाए तो कितना पे करो बेटा? 58 रुपए $1 का। बोलो हाँ है ना? लिया कितना था आपने? $1 का मतलब 60 रुपए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको फायदा हो गया, आपको मिल गया, लोन ज्यादा मिल गया, और आपको क्या हो गया? कम पेमेंट करना पड़ रहा है। बोलो हाँ है ना? क्या उसको कोई नुकसान है? उसको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उसने $20,000 दिए तो 20,000 ही दे रहे तुम उसके लिए। उसको नुकसान फायदा नहीं है एक्सचेंज का, नुकसान आपको है, नुकसान फायदा आपको है, क्योंकि आपने 60 रुपए पे करने पड़े एक यूएसडी के। सॉरी, 60 रुपए मिले थे, आज आप उसको 58 पे कर रहे हो, तब जाकर के आपको एक यूएसडी मिल रहा है। बोलो क्लियर है? तो मुझे बताओ, क्या नेट इफेक्ट यही आना चाहिए आपका आंसर में भी? गुरुजी यस, नेट इफेक्ट तो यही आना चाहिए। बट हुआ क्या है, अब आपका सिनेरियो देखो जो आपने किया है। आपने क्या किया है? आपने 5 रुपए, आपने पर रुपए 5, ₹5 पर यूएसडी आप पहले ही लॉस बुक कर चुके हो। उस लॉस का आपने कुछ अमाउंट पीएल में लेकर के गए थे, और कुछ अमाउंट आपने कैपिटलाइज किया था। याद करो, 92,000 आपने कैपिटलाइज किया था, 8,000 रुपए को आप पीएल में लेकर के गए थे। बोलो यस और नो? बोलो ना, यस और नो? अब अल्टीमेटली आपको हो गया फायदा, तो ध्यान रखना, आप 5 रुपए बुक कर चुके हो, तो अब आप यहां से जाओगे, अब आप यहां से रिकॉर्ड करोगे, तो मुझे बताओ कितना आएगा? ₹7। क्या मानोगे? गेन। अब देखो, आपने गेन कितना रिकॉर्ड किया अभी? 7 रुपए का। आप पहले लॉस कितना रिकॉर्ड कर चुके हो? 5 रुपए का। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली आपको गेन कितना हो गया? गुरुजी 2 रुपए। तो मैं यही तो बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। बोलो, स्टैंडर्ड ने अपनी बात को बड़ी बारीकी से, बड़ी शिद्दत के साथ रखा है, जिसको आपको बेहद आसान तरीके में समझना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? क्या ये आपने पूरा सिनेरियो समझ में आया? इसी सिनेरियो के हिसाब से आपने काम किया है, ठीक है? अब हम यहां से यहां तक तो आ चुके हैं, तब हमें यहां से यहां पर आना है। मुझे बोलो, यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को बताओ, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं। बोलो, क्या ये पूरा समझ में आ गया कैलकुलेशन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? यदि नहीं समझ में आया है तो इस बात को थोड़ा अब यहां पर आपको और बेहतर समझना पड़ेगा। क्लियर है? क्या मैं बेटा आगे चल सकता हूं? यदि मैं आगे चल सकता हूं तो मुझे बताओ फटाफट से, जिससे हम इसको थोड़ा आगे और बढ़ा पाए। चलिए, आइए, तो यहां पर अब लिखना स्टार्ट करोगे क्या? कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। चलिए, ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, चलिए लिखिए इसमें, ओपनिंग कैपिटलाइजेशन 144 का, प्लस करो करंट ईयर एक्चुअल इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वही 20,000 यूएसडी है, 4% से लगाना है और 58 का देना है, तो हो गया 46,400 का। तो बताओ कितना आ गया? 144,000 प्लस 46,400 का, 190, इसमें से, सॉरी, एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइजेशन,
प्रीवियसली 92,000 का। तो बताओ कैपिटलाइजेशन कितने का होगा? 98,400। कैलकुलेट चेक कर लो एक बार। 194,000 माइनस है 92,000, 98,400 का। सर कैसी बातें कर रहे हो? बोले देखो बात मैं सिंपल कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा आपसे बेसिकली। अब आप 7 रुपए का फायदा रिकॉर्ड करोगे तो पहले नुकसान को एडजस्ट कर दो, या टोटल में कहूं तो आपको अल्टीमेटली एक्सचेंज के नाम से 2 रुपए का फायदा रिकॉर्ड करना है। आपने पहले 5 रुपए का नुकसान रिकॉर्ड कर लिया तो अब 7 का फायदा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड भी क्लियरली ये बोल रहा है कि भैया बताओ पहले टोटल कितना कैपिटलाइज कर चुके हो, 194 का। तो बोला कि इसमें से 92 तो हटा दो। बोलो ना, मैं मेरी बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मेरी बात को सुनो फंडामेंटली। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? इस प्रेजेंटेशन यही रहने दो, जिसकी समझ में नहीं आया वो नीचे आ जाओ। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे मेरे सुन, मेरे सोना। मैंने बोला है कि बेटा आपने बताओ टोटल कितना कैपिटलाइज कर, टोटल कैपिटलाइज, कैपिटलाइज कितना कर चुके थे आप? 144 का। मुझे बताओ आप यहां से लेकर के यहां खड़े हो 23 में, ये था आपका 20 या 21, आपको यहां से यहां 2 रुपए का फायदा हो गया, जबकि आप 5 रुपए का नुकसान पहले बुक कर चुके हो। तो मुझे बताओ जो नुकसान बुक करो कैंसिल होगा कि नहीं होगा? कैंसिल तो होगा। तो स्टैंडर्ड बोलता देखो आपने टोटल कैपिटलाइज किया 194 का, जिसमें से 92 का एक्सचेंज डिफरेंस था, जबकि एक्सचेंज का डिफरेंस नुकसान तो है ही नहीं है, वो क्या है? फायदा। क्योंकि तुम्हारे वहां उस डेट, रिपोर्टिंग पीरियड की डेट को अकाउंटिंग कर रहे थे, इसलिए आपको फ्यूचर का पता नहीं था, इसलिए 5 का आपने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। जबकि एक्चुअल में आज सेटलमेंट करोगे तो अल्टीमेटली 2 का फायदा होना चाहिए, बोलो है ना? तो बोला कि जो आप नुकसान रिकॉर्ड कर चुके हो, जितना कैपिटलाइज कर चुके हो पहले, उसको अब हटा दो यहां से। बोलो क्या कर दो उसको, अब हटा दो। सर जी आप तो ये कहना चाहते हो हमने टोटल मिला करके कितने का बताओ बेटा? 20,000 इंटू था 20,000 इंटू कितने, 5 का। हमने गुरुजी 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का हमने रिकॉर्ड किया। इधर देखो, हमने पहले 1 लाख रुपए का जो खर्चा था ना, 1 लाख रुपए का हमने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया। किसका बताओ? एक्सचेंज डिफरेंस का। अब समस्या है इसमें, कुछ को कैपिटलाइज किया, कॉस्ट बढ़ा दी हमने, बोलो है ना, कॉस्ट में ऐड कर दिया। कुछ को पीएल में लेके गए। स्टैंडर्ड बोलता है कि 92,000 का आपने कॉस्ट में ऐड किया, तो उसको यहां से पहले हटाओ, इसको पहले यहां से कैंसिल करो। और पीएल में 8,000 लेके गए हो ना, उसको यहां से हटाओ। तो अल्टीमेटली 1 लाख आपको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? क्योंकि आपका एक्चुअल में एक्सचेंज डिफरेंस का लॉस हुआ ही नहीं है, जो कि रिपोर्टिंग डेट को दिखा रखा था। जैसे फर्दर में पता लगा कि भाई वो रिपोर्टिंग जो लॉस रिकॉर्ड कर चुके, गलत कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट में डॉलर की प्राइस क्या चल रही है, 58, यानी कि हमें बल्कि 2 रुपए का फायदा होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि 92 का आप कॉस्ट बढ़ा चुके हो, तो कॉस्ट को कैंसिल करो। और 8,000 रुपए का आप क्या कर चुके हो बेटा? आप पीएल में डेबिट कर चुके हो, तो वहां से वापस से क्रेडिट करके कैंसिलेशन डालो। मुझे यस और नो, क्या मेरा ट्रीटमेंट करेक्ट हो जाएगा? और उसके अलावा 2 रुपए का फायदा भी रिकॉर्ड करो, यानी 2 रुपए का फायदा कहां जाएगा? यदि ये फायदा हुआ है तो वो जाएगा बेटा पीएल के अंदर क्रेडिट। बोलो यस और नो, मुझे फटाफट से बता दो मेरे बच्चे, बताओ ना फटाफट से। मैंने क्या बोला? आप 1 लाख जो पहले आपने क्या कर चुके हो, कुछ पीएल में लेके गए, कुछ कैपिटल में, तो दोनों को हटा दो पहले तो, और जो एक्स्ट्रा फायदा है उसको अब रिकॉर्ड कर लो। यही बात आपका स्टैंडर्ड बोलने की कोशिश कर रहा है, और यही बात मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो मेरे बच्चे, मैंने टोटल 1 लाख रुपए का खर्चा इन एडिशन एक्सचेंज डिफरेंस के नाम से ऑलरेडी मैं 2022 को 31/3/2022 को रिकॉर्ड कर चुका था। बोलो यस और नो, हाँ या ना? मुझे बोलो हाँ या ना। यानी कि मैं कहूं तो आपने 92,000, आपने 92,000 आपने कॉस्ट को बढ़ा दिया था, बोलो हाँ या ना? और वहीं पर 8,000 का आपने पीएल में डेबिट कर दिया था, बोलो हाँ या ना? पीएल में डेबिट कर दिया था। तो 92 में यहां से हटा दूं तो देखो मैंने बोला, देखो 92 में एक्सचेंज डिफरेंस कैपिटलाइजेशन, जितना टोटल कैपिटलाइजेशन अब तक होना चाहिए था, उसमें से 92 जो पहले में बढ़ा चुका उसको हटा दिया, मैंने उसको यहां से हटा दिया। और अब आकर के मैंने यहां पर वापस बताओ क्या कर दिया, जो प्योर वाला है वो मैंने यहां पर आकर के पीएल में डाल दिया। बोलो क्लियर है कहानी तक? अब एक चीज और रह गई, 8,000 रुपए का जो आपने पीएल में डेबिट किया था, आप उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर सकते हो क्या? बोला हाँ है ना? बोला कुछ मत करो, पीएल में टोटल अमाउंट जो बचा हुआ है ना पूरा क्रेडिट कर दो, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। चलो इसका इफेक्ट बताते क्या होगा, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? अब लिखो इसमें क्या,
अब लिखो इसमें क्या बताओ, इसमें लिखोगे क्या, पॉइंट नंबर क्या है, ये हो गया ए, बी, पॉइंट नंबर लिखो बी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस ट्रांसफर टू पीएल। क्योंकि मेरे लाल मेरे बच्चे, पहले तुम पीएल में डेबिट कर दिया, क्रेडिट करोगे ना, तो देखो क्या है, एक्सचेंज गेन टोटल, बताओ बेटा कितना, 7 रुपए इंटू बीएस का, 1,40,000 का, जिसमें आपने पहले कैपिटलाइज कितना कर दिया था बताओ, 92 का, तो वहां से गया था, कैंसिल हो गया होगा। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली नेट गेन कितना बचा, ट्रांसफर टू पीएल, या मैं कहूं तो क्रेडिट टू पीएल, बताओ कितना आ रहा बेटा ये, 48,000 का। अब इसमें ऐसा कर दो, 8,000 तो वो वाला क्रेडिट मान लो आप, जो ऑलरेडी पीएल में डेबिट कर चुके थे, और अब वापस से 40,000 और क्रेडिट कर दो, बोलो ना, ऐसा मैं कह सकता हूं कि हाँ, तो मैंने अल्टीमेटली टोटल 48 का क्या कर दिया, सीधा सीधा क्रेडिट, सीधा क्या कर दिया, क्रेडिट, बस खत्म। अब इससे दो हो गया, जो पहले डेबिट किया था वो कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिक और भी क्रेडिट हो गया, ठीक है, इसको नोट करो, और मेरी तरफ से ये टॉपिक खत्म है जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बड़ा मजेदार है, रीजन मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कुछ हद तक, और आई होप, उम्मीद करते हैं कि शायद आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो उसके बाद बेटा आराम से आपके पास, मैंने पहले बोला है टेलीग्राम चैनल नीचे दे रखा है, ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, और डेफिनेटली आप वहां पर क्वेरी अपने रेज कर सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वो आपसे बोल रहा हूँ, जितने आपके दोस्त हैं रिलेवेंट, आप उनको प्लीज इसको शेयर करें, जिन बच्चों के लिए हेल्प हो सकती है, जिन बच्चों ने नीडी हैं, उन बच्चों के लिए डेफिनेटली आप उसको रेफर करें, और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि इस बात का गारंटी है कि जितना पढ़ा है आपके लिए 100% कंटेंट माइंड में जाएगा, और नहीं गया तो मुझे डेफिनेट प्रॉब्लम पूछिए, और आप स्टडी मेट उठा के देखो, आपके एक एक क्वेश्चन आराम से निकलेगा, एक कुछ टॉपिक को छोड़ करके जो एनालिसिस वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिक्कत आएगा, क्योंकि मैंने एनालिसिस, जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होता प्रॉपरली, ठीक है ना, और अपने पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस बात को भी थोड़ा सा और देख पाए, ठीक है। तो ये एक्सचेंज डिफरेंस का जो टॉपिक था, कंसेप्ट था, वो आपका यहां पर होता है ओवर। अब आते हैं हम नॉर्मल बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो एक्सचेंज डिफरेंस में देख लेना आप लोग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके स्टडी मैट में वो एक्सचेंज डिफरेंस रिलेटेड है, उन्होंने काफी कोशिश की है आपको इन डेप्थ में ले जाने की कोशिश की है, सीए स्टडी मैट के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स है जो इस पर बेस्ड है, आपका एक एक क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक निकलेगा, आई प्रॉमिस इस बात के बारे में। सीएमए वाले बच्चों के लिए एक या क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा दे रखा है जो इस पर बेस्ड है, जो आप आराम से और आसानी से निकाल सकते हो, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भैया बोरोइंग कॉस्ट जो नॉर्मल है, क्योंकि मैंने बोरोइंग कॉस्ट को बेसिकली दो पार्ट में जोड़ा था, नोट नहीं करना है आप, मैंने क्या बोला था आपको, जो बोरोइंग कॉस्ट है उस बोरोइंग कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो मैंने किया था क्या, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेबल या पेड, और दूसरा मैंने किया था एक्सचेंज डिफरेंस में। एक्सचेंज डिफरेंस का 100% कंसेप्ट मैंने अभी क्लियर आपको करवा दिया है। अब बात करेंगे इसकी, इसमें दो है, एक जनरल बोरोइंग है और स्पेसिफिक बोरोइंग है, जिसके बारे में पहले मैं चार्ट लिखवा चुका हूं, उसी को भी डिपेंड करूंगा, ठीक है ना। इसी पहलू को हम आगे बढ़ाते हैं, और आइए देखते हैं अब हमारे पास जो चर्चा का विषय करना है, और वो चर्चा का विषय करना हमें क्या, चर्चा में क्या डालना बताओ, पॉइंट नंबर कौन चल रहा था आपको बताओ, 6 के बाद 7, 7, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। अब देखना पड़ेगा बच्चे यहां से, स्पेसिफिक नेचर है और जनरल नेचर है। स्पेसिफिक नेचर है तो कैपिटलाइज बाय यूजिंग
EIR, कैपिटलाइज्ड बाय यूजिंग एवरेज रेट ऑफ बोरोइंग। यही आपको वो फंडामेंटल जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था वो यही से है। वो ये है और वो ये है, जिनकी बेसिकली मुझे आपको बतानी है। यही है आपके इंपॉर्टेंट, इसका जो एलिमेंट है जिसकी मुझे चर्चा करनी है। ठीक है, चले हम लोग यहां से आके EIR में को भी आगे मैं थोड़ा बाइफरकेट करने की कोशिश करूंगा कि EIR कहां पर अप्लाई होगी। ठीक है ना, कभी आपने देखा होगा लोन ले रहे हो 10 लाख रुपए का, जिसमें आपके 1 लाख रुपए प्रोसेसिंग चार्ज लग गए और आपके पास 9 लाख रुपए आपकी जेब में नेट आया। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो आपका जो कैपिटलाइजेशन है 9 लाख पर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बिजनेस में उस असेट्स पर कितना पैसा यूज किया है, ओनली फॉर नेट अमाउंट आपने 9 लाख रुपए। एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? देखो मैंने क्या कहा, आपने बोरोइंग किया है 10 लाख रुपए का, आपकी 1 लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस लग गई, ठीक है ना, 1 लाख रुपए की। तो बताओ नेट अमाउंट कितना है? 9। तो आपने इसको असेट्स पर यूज किया होगा। तो मुझे बताओ असेट्स पर कैपिटलाइजेशन तो यहां से इसी पर होना चाहिए, बोलो 9 लाख रुपए का। जो भी आपने बोरोइंग कॉस्ट पे किए है वो 9 लाख रुपए डिवाइड होनी चाहिए 100%, बोलो है ना। इसी को बोलते हैं EIR। क्या बोलते हैं इसको हम? EIR। आपने कुछ एक वर्ड और सुना था, IRR नाम सुना है आपने? यानी कि वो वाली कॉस्ट जो आप एट कॉस्ट पे कर रहे हो, यानी कि इसको कमाने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। IRR सुना होगा आपने, ये वही है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो भी होता होगा, ये FM का पार्ट है। ठीक है ना। तो बट मैंने जो लॉजिकली समझा है अकाउंटिंग फंडामेंटल के हिसाब से, जो बोरिंग कॉस्ट पे की है उसका परसेंटेज 9 लाख पर निकलना चाहिए, बोलो है ना। इसी को बोलते हैं EIR। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे बच्चे? EIR। तो इसी की कैलकुलेशन करना सिखाना मुझे कि भैया इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसी की चर्चा करूंगा और उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो हम चलें आगे, इस बात को लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं क्या? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, और बढ़ाने के साथ ही हम इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब देखो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ इलस्ट्रेशन है, उन बातों को थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपके कंसेप्ट और भी बेहतरीन हो सकें, और भी आपके कंसेप्ट क्या सके बेटा, बेहतरीन हो सकें, जिससे कि चीजों को और मैं बेहतर आपको समझा पाऊं। ठीक है, चलिए, अब इस वाली चर्चा थोड़ा सा मैं अभी एक ब्रेक देते हैं, अभी थोड़ा सा है, और क्योंकि ये थोड़ा मुझे एग्जाम्पल्स इसके बेहतर देखने पड़ेंगे, और इसको अब आगे थोड़ा सा आपके नेक्स्ट सेशन में इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चा को चाहे, जो टॉपिक पॉइंट नंबर 7, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो आपका मेजर पार्ट था वो एक्सचेंज डिफरेंस का हुआ करता है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसको भी डिस्कस करने हम वाले हैं।